सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हाल ही में इंडोरिया के द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिकांक के जो करंट अफेयर है उसमें जो जनवरी 2023 से जून 2023 में दिया हुआ है उसमें काफ़ी इंपोर्टेंट हम लोग आज सेक्शन देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक होगा केंद्रीय बजट 2023-24। किसी भी एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ये निश्चित रहता है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो कि आने वाली जो भी परीक्षा है, खासकर जो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें, और उसके बाद 69th बीपीएससी, चाहे वो बिहार पुलिस हो या बिहार एसआई की परीक्षा हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी तरह की केंद्रीय बजट 2023-24। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो केंद्रीय बजट है वो कब पेश किया गया, तो ये हो जाएगा 1 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट है कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। यह अमृतकाल का क्या है? पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों के में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे देखना है कि पहला, दूसरा और तीसरा क्या है हम लोग का जो एजेंडा है। पहला एजेंडा है कि नागरिकों विशेषकर युवा वर्गों को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। युवा वर्गों के लिए क्या करना है कि युवा वर्ग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना है। रोजगार और विकास सृजन पर क्या करना है? विशेष ध्यान देना है। तीसरा यहाँ पे जो हम लोग का जो लक्ष्य होने वाला है वो है कि बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग कि अमृतकाल भारत @100 तक हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। यानी कि जब हम लोग आज़ादी के 100वें साल में होंगे, यानी कि 2047 तक, उस समय तक ये 4 मौके ऐसे हो सकते हैं जो भारत को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्योगों में परिवर्तित करना है। जो भी भारत के 81 लाख स्वयं सहायता समूह है उसको क्या करना है? बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 2 नंबर में कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसको पीएम विकास भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना है। ठीक। नेक्स्ट है कि यहाँ पे पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना है। नेक्स्ट है कि हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। कौन सा? हरित विकास। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो काफ़ी वीवीआई पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से याद रख सकते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कुल जो है 45.03 लाख करोड़, यानी कि 45 लाख 3,097 करोड़, 45 लाख 3,097 करोड़ का बजट है ये। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बजट का आकार कितना है। 2022-23 जो 2023-24 का जो बजट है उसका आकार कितना है। तो आपको याद रखना होगा कि 45 लाख 3,097 करोड़ का ये बजट है। उसके बाद देखते हैं कि कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है। तो 45 लाख 3,097 करोड़, जिसमें से कि राजस्व प्राप्तियां होगी जिसको कि रेवेन्यू रेसिपिट कहा जाता है, 26,32,281 करोड़ रुपया क्या होगा? राजस्व प्राप्तियां होगा। और पूंजीगत प्राप्ति कितना होगा? कैपिटल रेसिपेंट कितना होगा? 18,70,816 करोड़। यानी कि राजस्व प्राप्तियां 26,32,000 और पूंजीगत प्राप्तियां 18,70,000 करोड़। उसके बाद ये तो प्राप्ति का होना गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुल खर्च होने का अनुमान कितना है। तो जितना का बजट है उतना पूरा कुल खर्च होने का अनुमान भी लगाया गया है यहाँ पे कि 45,03,097 करोड़ की पूरा का पूरा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसमें से राजस्व खर्च कितना होगा? तो 35,02,136 करोड़ रुपया, और पूंजीगत खर्च कितना होगा? तो 10,0961 करोड़ रुपये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे कि विभिन्न घाटा और 2023-24 का बजट का अनुमान कितना है। तो ये काफ़ी जो बॉक्स बना के दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है।
यहाँ पे है सबसे पहले राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है, जो कि कुल 17,86,816 करोड़ रुपये का ये है राजकोषीय घाटा। जीडीपी का 5.9%। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि राजकोषीय घाटा बजट 2023-24 के अनुसार कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो आपको कहना है कि 5.9% का। नेक्स्ट है कि राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो इसमें है जीडीपी का 2.9%, यानी कि 8,69,855 करोड़ का। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रभावी राजस्व घाटा, जो कि जीडीपी का 1.7% रहने का अनुमान है। और उसके बाद है प्राथमिक घाटा, जो जीडीपी का 2.3% रहने का अनुमान है। तो ऊपर का जो दो है राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी का 5.9% और जीडीपी का 2.9%। आप इसको दोनों को काफ़ी अच्छे से याद रख सकते हैं, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि नोट में दिया हुआ है कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2025-26 तक सरकार का ऐसा लक्ष्य है कि हम राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% ला दें। नेक्स्ट है कि राज्यों को जीएसडीपी में 3.5% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, यानी कि जो जीएसडीपी होगा वहाँ उसमें 3.5% तक कोई भी राज्य राजकोषीय घाटा कर सकता है। उसके बाद जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार में जोड़ा जा सकेगा। विद्युत क्षेत्र में सुधार में 0.5% उसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ लगाया गया है, अर्थात इस वर्ष सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा का क्या मतलब हुआ कि सरकार को कहीं ना कहीं से इतना पैसा उधार लेना पड़ेगा या कर्ज लेना पड़ेगा, तो वो कितना है? 17.87 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि रुपया आता कहाँ से और रुपया जाता कहाँ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने को है यहाँ पे कि बजट 2023-24 में सिर्फ 6 मद है जहाँ से कि रुपया आता है। तो पहला मद है कि उधार से, यानी बोरोइंग से और अन्य देयताएं से, यानी कि हम लोग उधार लेने के सबसे अधिक पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो कि है 34%। उसके बाद है माल और सेवा कर, यानी कि जीएसटी से हम लोग को जो पैसा आता है वो है 17%, यानी कि जो उधार है उसका आधा, यानी 34 का आधा कितना हुआ? 17% हुआ। तो यहाँ पे 17% यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कि निगम कर, जो कि 15%, यानी कि जीएसटी से 2% कम है ये कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट है आयकर, यानी इनकम टैक्स, ये भी 15%, यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों क्या है? बराबर है, यहाँ से दोनों से बराबर प्रकार की पैसा आता है। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो कि है 7%। नेक्स्ट है सीमा शुल्क, यानी कस्टम ड्यूटी, जो कि 4% यहाँ से हम लोग का कलेक्शन होता है। अब देखते हैं कि रुपया जाता कहाँ है, रुपया हम लोग कहाँ खर्च करते हैं। तो सबसे पहला है कि रुपया हम लोग जो खर्च करते हैं वो है जो कर्ज लिए थे उसकी ब्याज की अदायगी में सबसे अधिक खर्च होता है, 20% ब्याज देने में ही खर्च कर देते हैं। उसके बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जितना भी कर और शुल्क जमा होता है उसमें अलग अलग राज्यों का हिस्सा होता है, उसको हम लोग 18% वहाँ खर्च कर देते हैं। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की जो भी योजनाएं चलती है, भारत सरकार जो भी योजनाएं चलाती है उसके अंतर्गत 17% जो है खर्च होता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण को हम लोग 9% के रूप में यहाँ पे खर्च होता है। उसके बाद केंद्र प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत हम लोग 9% का यहाँ पे खर्च होता है, और रक्षा के क्षेत्र में 8% का खर्च होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक खर्च कहाँ होता है, तो ब्याज अदायगी में 20%। नेक्स्ट चलते हम लोग कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितनी प्राथमिकताएं बजट 2023-24 में निर्धारित की गई है, तो आपको बताना है कि 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करता है। सप्तर्षि क्या है? ये 7 प्राथमिकताओं को ही सप्तऋषि का नाम दिया गया है, जो कि हमारी आने वाली समय में मार्गदर्शन करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे 7 पॉइंट को हम लोग देखते हैं। 7 पॉइंट में क्या है? पहला है कि समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां वित्तीय क्षेत्र। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको एक जगह नोट अवश्य कर लेंगे और इसको बार बार देखने का प्रयास करेंगे कि सप्तऋषि की जो 7 प्राथमिकता है वो क्या क्या है। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, जो सप्तऋषि कार्यक्रम के अंतर्गत जो पहला पॉइंट था,
पहला प्राथमिकता था कि समावेशी विकास, इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट दिया गया है। कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किसके लिए किया जाएगा? तो यह हो जाएगा इसका आंसर कृषि के लिए। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप है उसको खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, जो कि कृषि वर्धक नीति स्थापित की जाएगी इसके तहत। नेक्स्ट यहाँ पे कि 2200 करोड़ रुपए की लागत से 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया है हाल ही में, इसमें कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है? तो आपको बताना है कि 2200 करोड़ रुपया का ये अनुमानित इसमें लागत आने वाला है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना है। ऐसा बागवानी पौधे हम लोग को लगाना है जिसमें कि रोग मुक्त हो, जिसमें कि बीमारी भी न लगे और गुणवत्ता मतलब उसका क्वालिटी भी बढ़िया हो। ठीक है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम 2200 करोड़ रुपए का है ये, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया है। तो अब मोटे अनाज का क्या नाम दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और खासकर निर्मला सीतारमण जो अपने बजट भाषण में जो बोली है वो है श्री अन्न। क्या है? श्री अन्न। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो हम लोग सबसे अधिक क्या करते हैं? श्री अन्न को यानी मोटे अनाजों को उपजाते हैं, उत्पादन करते हैं, और दूसरा नंबर में हम लोग जो है सबसे बड़ा जो है निर्यातक है, यानी कि हम लोग जो बेचते हैं बाहर भेजते हैं वो दूसरा नंबर पे आता है। चीन इस मामले में प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो श्री अन्न को भारत को जो वैश्विक उत्पाद बनाने के लिए जो भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान ने कहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र खोलने की बात कही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें कितना पैसा लगेगा भैया? तो इसमें लगेगा 6000 करोड़ रुपया। 6000 करोड़ रुपये की लागत से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। जो भी लोग मछली पालते हैं और उसके बाद मछली बेचते हैं और सूक्ष्म लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं, उसको क्या करना है? अधिक सक्षम बनाना है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। किसके लिए? पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य उद्योग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापित किए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बजट भाषण में कितने नए नर्सिंग कॉलेज को खोलने की सूचना दी गई है या घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 157। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा सीधा कि सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2047, यानी कि जब भारत अपने आज़ादी का 100वां वर्ष मनाते रहेगा उस समय हम लोग सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से खत्म करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस समय तक। इसके बाद है कि इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाए एवं 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाया जाए। कितना? 7 करोड़ लोगों को क्या किया जाए? स्क्रीनिंग करवा के देखा जाए कि उसमें सिकल सेल एनीमिया है या नहीं। नेक्स्ट है कि बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना किया जाए। बच्चों के लिए और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, तो एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाए। किसके लिए? तो बच्चों के लिए और किशोरों के लिए। बच्चों और किशोरों के लिए क्या बनाया जाएगा? राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। नेक्स्ट है कि फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फार्मास्यूटिकल को बढ़ाने के लिए क्या होगा? नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट प्राथमिकता नंबर 2 है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। यहाँ पे हम लोग जो सप्तऋषि कार्यक्रम के अंतर्गत जो 7 प्राथमिकताएं थी उसी को हम लोग देखने का यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग प्राथमिकता नंबर 2 देख रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँच बनाना। नेक्स्ट है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सफलता को देखते हुए सरकार
500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरू करेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो पहले से चलता आ रहा है उसको देखते हुए, उसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने अब क्या मन बनाया है कि 500 जो है ब्लॉकों में, किसमें 500 ब्लॉकों में अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी। पीवीजीटी विकास मिशन की शुरुआत किसके लिए किया जाएगा? तो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास योजना पीवीटीजी विकास मिशन। नेक्स्ट है कि अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कितना राशि? 3 वर्ष में 15,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मियों की नियुक्ति करेगी। तो इसमें कितने लोगों को नियुक्ति होने जा रहा है? 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मियों की नियुक्ति होगा। किसके लिए? जो कि देश भर में 740 जो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल चल रहा है उसके लिए, जो कि 3.5 लाख जनजातीय छात्रों को इससे फायदा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि कर्नाटक के सूखा प्रणव मध्य प्रदेश में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पे जो सूखा जो प्रणव मध्य क्षेत्र है इसके लिए जो है ऊपरी भद्रा परियोजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक जिले में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% की वृद्धि कर दी गई है। पीएम आवास योजना में लिए अब 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। इसको 66% की वृद्धि कर उसको 79,000 करोड़ रुपये से भी अधिक कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत साझा पुरालेख निधान, जो कि भारत श्री के नाम से जाना जा रहा है, यह एक प्रकार की डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके उसमें स्थापित किया जाएगा। जो भी पुरालेख है, प्राचीन जो है पुरालेख है या पांडुलिपि है, उसको क्या किया जाएगा? उसको डिजिटल रूप धारण करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको यहाँ पे सेव किया जाएगा, इस संग्रहालय में रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो कि जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कि काफ़ी गरीब होते हैं, अपनी जमानत राशि की भी व्यवस्था करने में असक्षम होते हैं। उसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में किया गया है। ऐसा सरकार ने घोषणा किया है कि वैसे व्यक्ति जो जेल में बंद है और निर्धन है, जो कि अपनी जमानत की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट प्राथमिकता हम लोग देखते हैं अवसंरचना और निवेश। प्राथमिकता नंबर 3, अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष से जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो राज्यों को सरकार ने कहा है कि आप 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण लीजिए, 50 साल के लिए आपको ब्याज नहीं लगेगा। इसके लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये जो है परिव्यय बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हम लोग कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये, रेलवे के लिए कितना? 2.40 यानी 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। इसको आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेलवे के लिए कितना रुपए का आवंटन किया गया है इस बार के बजट में। तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी का आवंटन किया गया है, जो अभी तक के इतिहास में रेलवे के लिए सबसे अधिक राशि है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। कितना? 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का, जिससे कि क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में और भी सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट है कि शहरी अवसंरचना विकास कोष, जिसको कि UIDF कहा जाता है, की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आईरीन की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष का जो प्रबंधन है किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। ठीक, शहरी अवसंरचना विकास कोष के देखने के बाद हम लोग प्राथमिकता नंबर 4 पे आते हैं, जो कि है क्षमता को सामने लाना। सक्षमता को क्या करना है? सामने लाना।
एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आई गॉट कर्मयोगी किसके लिए? ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाया जाएगा स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे कि एमएसएमई में संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। विवाद से विश्वास किसके लिए? एमएसएमई में संविदा निष्पादन के लिए। नेक्स्ट है कि सरकार और सरकारी उपक्रमों में संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 को लाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग कि एमएसएमई बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित करेगा। एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित करेगा। नेक्स्ट है कि पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। इससे डिजिलॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो डिजिलॉकर जो अभी भारत सरकार द्वारा काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, ये आप भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इसमें अपने जरूरी कागजात को आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग कि 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। कितने लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं? 100 लैब स्थापित किए जा रहे हैं। किसके लिए? ताकि 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन को विकसित किया जा सके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग कि व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालकों को कम किया गया है तथा 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से क्या किया गया है? हटा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए क्या किया जाएगा? जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। नेक्स्ट प्राथमिकता है यहाँ पे प्राथमिकता नंबर 5 हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया है। क्या है? लाइफ शुरू किया गया है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। लाइफ शुरू किया गया है जिसका चर्चा बजट भाषण में भी किया गया है। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT की वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय परपोषी प्रणाली जो कि 20,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। लद्दाख में कितना? 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का ये परियोजना है। नेक्स्ट चलते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम की अधिसूचना जारी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम प्रणाम। ये क्या है? तो यह है रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। यानी कि रसायन उपयोग का कम से कम प्रयोग हो और उसके जगह पे जो भी वैकल्पिक उर्वरक हो, जैसे कि जो है कंपोस्ट खाद के प्रयोग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन, इसका फुल फॉर्म है गोवर्धन का। आपसे पूछा जा सकता है कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन किसका ये है? तो यह है गोवर्धन का नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यानी कचरा से किस प्रकार आमदनी हो उसके लिए 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। अगले 3 वर्षों में कितना किसानों को? तो 1 करोड़ किसानों को कहा जाएगा कि आप प्राकृतिक खेती अपनाइए। नेक्स्ट है कि मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल यानी जिसका नाम है मिस्टी की शुरुआत किया जाएगा। मैंग्रोव पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए तटीय क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? मिस्टी योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है कि अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से
आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ाएगी। अमृत धरोहर योजना के माध्यम से किस आपसे पूछा जाएगा कि अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता से। नेक्स्ट है प्राथमिकता नंबर 6 युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना काफ़ी समय से चलते आ रहा है, इसी को हम लोग अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत किया जाएगा अगले 3 सालों के अंदर, जिसमें लाखों युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कि कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो काफ़ी फेमस हो रहा है कौन सा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, जैसे कि 3D प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। इस सब को यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे शामिल किया जाएगा पाठ्यक्रमों में। नेक्स्ट है कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, कितना 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसकी शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। कौशल तंत्र को और क्या किया जाएगा, विस्तार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें निम्नलिखित लक्ष्य है, इसके लक्ष्य क्या है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्या लक्ष्य है, तो यहाँ पे है कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करते हेतु डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर शुरू किया जाएगा डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म योजना के तहत। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पर्यटन है कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। चाहे वो घरेलू पर्यटक हो चाहे विदेशी पर्यटक हो, उसके लिए 50 पर्यटक गंतव्यों को क्या किया जाएगा, एक विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है कि थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेश दर्शन योजना किस पे आधारित है, तो यह है थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास से संबंधित। नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जो है सीमावर्ती गाँव में पर्यटकों की बुनियादी ढांचा का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि जो है सीमावर्ती गाँव में भी आमदनी का सोर्स बढ़ सके और लोगों का आवागमन वहाँ होते रहे। नेक्स्ट है कि राज्यों के उसके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उसकी बिक्री करने के लिए अपने पहले राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। या तो राजधानी में या प्रमुख जो पर्यटक केंद्र वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक यूनिटी मॉल शुरू किया जाएगा, ताकि राज्य अपने एक जिला एक उत्पाद को या फिर GI उत्पाद को या फिर हस्तशिल्प उत्पाद को और बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट प्राथमिकता हम लोग चलते हैं प्राथमिकता नंबर 6, प्राथमिकता नंबर 7 जो कि सबसे लास्ट प्राथमिकता है। 7 प्राथमिकता में वित्तीय क्षेत्र, यहाँ पे है कि वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना किया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना किया जाएगा। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा तथा वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIAFT और IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना किया जाएगा। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना किया जाएगा, जिसे कंपनियां क्या करें, त्वरित रिस्पांस कर सके। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान की लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि भी हुई है। डिजिटल भुगतान में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, 76% का, और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना, जिसको कहा जा रहा है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको हाल ही में
बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ठीक है, जिसको 2 वर्ष के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा की राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत। पहले तो ये सीमा था 15 लाख रुपए तक जमा हो सकता है, अब इसको बढ़ा के 30 लाख रुपए कर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट। यहाँ पे कुछ पॉइंट रह गया है, उसको देखा जाए कि मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,00,000 यानी कि 2.75 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है मोबाइल उत्पादन। नेक्स्ट है कि विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई है जो निम्न है। सरकार क्या किया है 2014 से जो अभी तक जो उपलब्धि है उसको बताया है कि 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, पहले हम लोग दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थे सबसे बड़ा, अब हम लोग दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हाल ही में हम लोग इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। यानी कि जो भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय का निर्माण हुआ है उसकी संख्या कितनी है? 11.7 करोड़। नेक्स्ट उज्ज्वला योजना जिसके तहत एलपीजी कनेक्शन दिया गया है, उसके तहत देखा जाए तो यहाँ पे 9.6 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन दिया गया है। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया है किसके तहत? उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट है कि 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया है। यानी कि 102 करोड़ लोगों को कुल टीकाकरण किया गया है और टीकाकरण की संख्या कितना है? 220 करोड़। नेक्स्ट है कि पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। कितना? 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं किसके द्वारा? पीएम जनधन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर का व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है, जो कि साल में सरकार 2-2 हज़ार किस्त में 3 बार देती है। यानी टोटल एक किसान को 6,000 रुपये एक साल में दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय दुगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गया है। प्रति व्यक्ति आय जो पहले काफ़ी कम था वो उसका संख्या दुगुना से भी अधिक हो गया है और अब कितना हो गया है? तो 1.97 लाख रुपए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि व्यक्तिगत आयकर। यहाँ पे नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको किसी प्रकार के टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं वो कि 6 आयकर स्लैबों वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या को अब घटाकर 5 कर दिया है। पहले था 6 स्लैब, अब कितना हो गया है? 5 स्लैब। और कर छूट की सीमा को भी बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, वार्षिक आय और कर की दर इसमें 0 से 3 लाख रुपए अगर वार्षिक आय है तो आपका जो शुल्क लगेगा, टैक्स लगेगा, वो 0 लगेगा। 3 से 6 लाख अगर वार्षिक आय है तो आपको 5% देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए है तो 10%, 9 से 12 लाख रुपए है तो 15%, और 12 से 15 लाख रुपए है तो 20%, और 15 लाख से ऊपर अगर वार्षिक आय है तो आपको 30% कर देना होगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि अधिकतम कर कटौती दर 39% हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे बॉक्स बना के दिया हुआ है कि बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं में जो सबसे अधिक खर्च हो रहा है वो टॉप 4 खर्च क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना पे सबसे अधिक खर्च हो रहा है। तो इस डाटा को आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पे
79,590 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 79,590 करोड़, जो कि सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को घर बनाने के लिए पैसा दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसमें 79,590 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हो गया है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, हर घर तक नल का जल पहुंचाने के लिए योजना को शुरू किया गया है। बिहार सरकार के जो जन जीवन हरियाली मिशन था, उसी के तर्ज पे जल जीवन मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है। उसमें 70,000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है मनरेगा, इसमें है 60,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है मनरेगा के तहत। ग्रामीण जो भी गांव वाले क्षेत्रों में जो भी बेरोजगार होते हैं, उनको 100 दिनों की गारंटेड रोजगार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी कि पीएम किसान, जिसके तहत 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। यानी मनरेगा का और किसान सम्मान निधि में दोनों में बराबर है 60,000 रुपये खर्चा, और जल जीवन मिशन में 70,000, और सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों का व्यय सबसे अधिक कहाँ रहा। तो इसमें परिवहन में हम लोग 5,17,034 करोड़ रुपए का खर्च किए हैं। रक्षा में हम लोग 4,32,720 करोड़ का, ग्रामीण विकास में 2,38,204 करोड़, और शिक्षा में 1,12,899 करोड़। यानी कि सबसे अधिक जो खर्चा हुआ है वो है परिवहन पर, उसके बाद रक्षा पे, फिर ग्रामीण विकास पर, फिर शिक्षा पे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बजट 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक जो खर्च किया गया है किस पे किया गया है, तो परिवहन के क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च किया गया है। उसके बाद रक्षा पे, फिर ग्रामीण विकास पे, और फिर शिक्षा पे। नेक्स्ट चलते हम लोग कि बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों का खर्च, अब कौन सा मंत्रालय कितना खर्च किया है उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक जो है रक्षा मंत्रालय खर्च किया है 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़। यानी सबसे अधिक जो खर्चा किया है कौन सा मंत्रालय किया है, तो रक्षा मंत्रालय। उसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, फिर रेल मंत्रालय। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं इस PDF के जो लास्ट है यहाँ पे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या है। भारत सरकार आने वाले समय में कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये है सबसे पहले कि कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। नेक्स्ट चलते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भी 2023 है, और ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी 2023 है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य भी 2023 रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 2023 का कितने लक्ष्य हैं। तो कालाजार को समाप्त करना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करना है, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, उसके बाद ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करना है, और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना है 2023 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 2024 का क्या क्या लक्ष्य है। तो यहाँ पे 2024 का लक्ष्य यहाँ पे देखिए, 2024 का लक्ष्य है कि कृषि से शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य है कि कृषि में जो है शून्य डीजल उपयोग हो। उसके बाद सबके लिए आवास मुहैया भी कराने का लक्ष्य पहले 2022 था, लेकिन अब उसको बढ़ा के कब कर दिया गया है, 2024 कर दिया गया है। तो 2024 का ये भी एक लक्ष्य है। उसके बाद डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने 2024 तक। उसके बाद हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य भी 2024 रखा है। यानी कि 2024 के हमको 4 लक्ष्य को याद रखना है कि कृषि में शून्य डीजल, उसके बाद सबके लिए घर, डिजिटल रेडियो, और हर घर नल से जल। नेक्स्ट चलते हम लोग कि 2024 में एक और लक्ष्य रखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य भी 2024 तक रखा गया है। उसके बाद देखा जाए तो 2024-25 का जो लक्ष्य है, एक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अभी लगभग 3.5 ट्रिलियन की हम लोग इकोनॉमी बन चुके हैं। 3.7 के आसपास का इकोनॉमी हम लोग ऑलरेडी बन चुके हैं, और आने वाले 2024-25 में इसका लक्ष्य कितना है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 2025 के कितने लक्ष्य हैं। तो 2025 का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुल 4 लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 1 ट्रिलियन। 2024-25 तक तो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने का, टोटल इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन डिजिटल जो इकोनॉमी होगा 1 ट्रिलियन का,
उसमें 2025 तक बना लिया जाएगा। सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। उसके बाद भारत को टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य 2025 रखा गया है। पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिश्रित करने का भी लक्ष्य 2025 रखा गया है। इस प्रकार टीबी हारेगा देश जीतेगा कब तक? 2025 तक। गाँव में ऑप्टिकल फाइबर कब तक आ जाएगा? 2025 तक। और डिजिटल जो है $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भी 2025 को रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की 2030 का लक्ष्य कितना है। तो 2030 के काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का भी लक्ष्य 2030 रखा गया है। उसके बाद 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का भी लक्ष्य 2030 रखा गया है। उसके बाद कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य भी 2030 रखा है। 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो जाएगा कुल वाहन में, कब तक? 2030 तक। इसके बाद है कि भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन कब तक करना है? 2030 तक भी मलेरिया को पूर्ण रूप से खत्म कर देना है। HIV एड्स को भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और उसके बाद भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का भी लक्ष्य 2030 रखा गया है। तो इस प्रकार HIV एड्स को खत्म करना है 2030 तक, और मलेरिया भी पूरी तरह से खत्म कर देना है 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो या ग्रीन रेलवे बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। उसके बाद 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना है 2030 तक। 280 गीगावाट किससे? सौर ऊर्जा से, यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा बनाते हैं उसका लक्ष्य रखे हैं कि 2030 तक हम लोग 280 गीगावाट ऊर्जा बना लेंगे। उसके बाद 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे। टोटल 500 गीगावाट ये क्या है? अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सभी आ जाता है, तो उसके 500 के अंतर्गत ही 280 गीगावाट सौर ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया 2030। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2030 के बाद अब 2047 का लक्ष्य देखते हैं कि जब भारत अपने आज़ादी का 100वां साल मनाते रहेगा उस समय तक हम लोग क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो तब तक हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCF के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखे हैं। कब तक? 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कब तक हो जाएगा? तो 2047 तक। उसके बाद है पोत निर्माण में भी आत्मनिर्भर हम लोग होना चाहते हैं, इसका भी लक्ष्य 2047 ही रखे हैं। यानी 3 लक्ष्य को याद रखना है। 2047 ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है, पोत निर्माण के भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है, और हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी कि HCF उपयोग को 80% तक कम कर देना है। नेक्स्ट लक्ष्य है 2050 का कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2050। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070। इस प्रकार हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग देखे हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अलावा भी हम लोग इसमें से कुछ पॉइंट भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य है उसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने का काम किए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए, खासकर BPSC के द्वारा जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है उसके लिए, बिहार शिक्षक हो गया, उसके बाद बिहार दरोगा, उसके बाद जो भी अन्य परीक्षा होगा, बिहार सिपाही होगा, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार अवश्य देख के एग्जाम से पहले जाइए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा हो सके। तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।